नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब से प्रत्येक रविवार हम लोग हिंदी विषय के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो उसी को लेकर आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। और आज की चर्चा का हमारा विषय है भाषा विज्ञान। और भाषा विज्ञान में हम पाश्चात्य भाषा विज्ञान परंपरा पर बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम तुलनात्मक भाषा विज्ञान समझेंगे और ऐतिहासिक भाषा विज्ञान को समझेंगे। भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण देखेंगे और इसी तरीके से जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आएंगे इसमें, उस पर हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि भाषा विज्ञान अपने आप में लिंग्विस्टिक्स एक कठिन विषय बन जाता है विद्यार्थियों के लिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर इसे आसान बनाने की कोशिश करेंगे और आसान शब्दों में प्रत्येक चीज को, प्रत्येक विषय को, प्रत्येक टॉपिक को, जो कुछ इसके अंदर आएगा हम उसे समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपनी परीक्षा में भी इसे बेहतर तरीके से लिख पाएं और परीक्षा में लिखने के साथ साथ आप इसे व्यापक तौर पर समझ सकें और इस पर विचार कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं भाषा विज्ञान को। भाषा विज्ञान, तो जब हम भाषा विज्ञान पर बात करते हैं तो व्याकरण की तुलना में भाषा विज्ञान पढ़ लेना अधिक सही होता है, अधिक उपयुक्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि व्याकरण पढ़ने से बेहतर है भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाए, क्योंकि जब हम भाषा विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हम भाषा की जड़ को पकड़ पाते हैं कि ये भाषा शुरू कहाँ से हुई, किस प्रकार से इसके शब्द बन रहे हैं, किस प्रकार से ये भाषा बनी। इन सारी चीजों को समझने में हम सक्षम हो पाते हैं। जबकि व्याकरण में क्या होता है, हमें एक नियम बता दिया जाता है, उसी नियम पर हम चलते जाते हैं, उसको रटते जाते हैं, उसको करते जाते हैं। हालांकि जब हमें थोथा ज्ञान, उथला ज्ञान लेना होता है, अपने काम भर का ज्ञान लेना होता है, तो हम व्याकरण ही पढ़ते हैं। लेकिन जब हमें एक व्यापक समझ बनानी है, हमें बुद्धिजीवियों के स्तर का ज्ञान प्राप्त करना है, तो आवश्यक है कि हम भाषा विज्ञान का अध्ययन करें। और जब हम भाषा के सूत्रपात की बात करते हैं तो इसका सूत्रपात तब होता है जब कलकत्ता भारत की राजधानी बनी अंग्रेजों के समय में, और उच्चतम न्यायालय में सन 1783 में सर विलियम जोन्स नामक एक जज की नियुक्ति हुई और उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करने के लिए और इस पर अधिक जानकारी जुटाने के उद्देश्य से जो भारतीय न्याय संहिता रही है, भारतीय न्याय विधि रही है, उसको समझने के उद्देश्य से संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो उसी समय इसी अध्ययन प्रक्रिया में भाषा विज्ञान का सूत्रपात होता है। और 1786 में जज साहब, जो कि संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे थे, जिनके अध्ययन से हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान का सूत्रपात होता है, वे 1786 में कहते हैं कि सुदृढ़ समानता धातु मूलों और व्याकरणिक रूपों में समानता इतनी अधिक है कि उसे मात्र संयोग नहीं कहा जा सकता। यह समानता इतनी गहरी है कि उनका अध्ययन करने से पहले उन तीनों को किसी एक मूल भाषा से उत्पन्न मानने को मजबूर कर देती है, जो अब विद्यमान नहीं है। तो इस प्रकार के उनके शब्द थे। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे तुलनात्मक भाषा विज्ञान पर, कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। भाषा के यांत्रिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए हमें कुछ लिखित आधारों की आवश्यकता पड़ती है, और जब हम किन्हीं दो भाषाओं का तुलनात्मक रूप से, यानी कि दो भाषाओं की तुलना करते हैं, उनके शब्दों की तुलना करते हैं, और इस प्रकार से हम दो भाषाओं का अध्ययन जब करते हैं, जब हम भाषा के व्याकरण को, भाषा की परिपाटी को समझने का प्रयास करते हैं, यही कहलाता है तुलनात्मक भाषा विज्ञान। जैसे हम हिंदी और पंजाबी को ले लें, तो हिंदी में जैसे हाथ को कहा जाता है हाथ, और पंजाबी में कहा जाता है हस्त। क्या कहा जाता है? हस्त। और सात को
सत्य कहा जाता है पंजाबी में। उसी तरीके से काम को कम कहा जाता है और पांच को पंज कहा जाता है। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि हिंदी में किस तरीके के शब्द हैं और उनका थोड़ा सा परिवर्तित रूप हमें पंजाबी में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जब हम भाषा का विभाजन करते हैं तो इन दोनों भाषाओं को एक ही वर्ग में रखेंगे। क्यों? क्योंकि इनके शब्दों में पूरी तरह से समानता हमें देखने को मिल रही है। और इसी तरीके से भाषाओं के जब वर्गीकरण की बात करते हैं तो जब भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि हम देखते हैं भाषा का दो तरीके का वर्गीकरण है। एक है पारिवारिक वर्गीकरण और दूसरा है आकृति मूलक वर्गीकरण। तो पारिवारिक वर्गीकरण में जब हम बात करते हैं तो इसमें भारत में कई भाषाएं हैं। जैसे उत्तर में हम देखते हैं हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती और दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इस प्रकार की भाषाएं हैं। और पूर्व की ओर जब जाते हैं खासी, मणिपुरी, असमिया, इन तरीके की भाषाएं वहां पर हमें देखने को मिलती है। और अध्ययन, जब हम इसका अध्ययन करते हैं, जब इसका गहन अध्ययन किया गया तो इसका गहन अध्ययन करने के बाद भाषा वैज्ञानिकों ने इसे 4 भाषा परिवारों में विभाजित किया, जिसमें हम देखते हैं कि पहला है भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। पहले भाषा परिवार की बात करें तो इसमें यूरोपियन भाषाएं शामिल हैं और भारत ईरानी परिवार की भाषाएं शामिल हैं। यानी कि हम देखते हैं जो भारोपीय भाषा परिवार है, इनकी जो भाषाएं हैं वे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं उनकी जड़ें जाकर जब हम देखते हैं तो एक ही जगह पर मिलती है। तो इसी तरीके से इसीलिए इसको एक ही भाषा परिवार में रखा गया और वह भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार, जिसमें हम देखते हैं यूरोपियन भाषाएं और भारत तथा ईरानी भाषाएं शामिल हैं। यूरोपियन भाषाओं में आप अंग्रेजी ले सकते हैं, फ्रेंच ले सकते हैं। और जब भारत ईरानी भाषाओं की बात करें तो इसमें ईरान की जितनी भाषाएं हैं उनको ले लें, दरद यानी कि जो कश्मीरी भाषा है उसको ले लें, और भारतीय आर्य भाषाएं जिसमें संस्कृत, हिंदी, गुजराती, नेपाली, ये सब भाषाएं भारोपी भाषा परिवार में शामिल है। और जब दूसरे भाषा परिवार की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं द्रविड़ भाषा परिवार। क्या? द्रविड़ भाषा परिवार। अब ये द्रविड़ भाषा परिवार में हम देखते हैं तो इसमें उत्तरी शाखा, मध्य शाखा और दक्षिणी शाखा, इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है। उत्तरी शाखा में कुड़क और गोंडी जैसी भाषाएं शामिल है। मध्य शाखा में तेलुगु भाषा शामिल है और दक्षिणी शाखा में तमिल, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएं शामिल है। और तीसरे भाषा परिवार की जब हम बात करते हैं तो यह है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। कौन सा? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। इसमें खासी, मुंडा, संताली, खड़िया, ये सारी भाषाएं शामिल है। और जब चीनी और तिब्बती भाषा परिवार की बात करते हैं तो इसमें मिजो, नागा, मणिपुरी, नेवाड़ी और चीनी भाषाएं शामिल हैं, जिसमें मंदारिन वगैरह भी हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से 4 भाषा परिवारों में मूल रूप से इसे विभाजित किया गया और यह सर्व स्वीकृत है। इसमें जो विवाद है वो अत्यंत ही कम है, यानी कि ना के बराबर है। और मूल तत्व की समानता के आधार पर, यानी कि भाषाओं में जो मूल तत्व है उनकी समानता के आधार पर इनका जो है पारिवारिक वर्गीकरण किया जाता है। और यह पारिवारिक वर्गीकरण किन किन मूल समानताओं को देखते हुए किया जाता है तो इसमें हम देखते हैं आधारभूत शब्दावली। जैसे हमने देखा हाथ और हथ, पंजाबी में हथ, हिंदी में हाथ, ठीक है। दूसरा ध्वनियों में समानता के आधार पर, जैसे आ ए ना, कितनी समानता है ए और आ में, का, खा, इन सब के आधार पर। और रूप के आधार पर, जैसे बहुवचन, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब के आधार पर। और परसर्गों के आधार पर हम क्या करते हैं? भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिखते चलिएगा, हम उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो बढ़ते हैं आगे। और जब हम विस्तृत अध्ययन करते हैं, यानी कि जब इसको और बढ़ाया गया इन भाषा परिवारों को, तो इन्हें हम देखते हैं 10 भाषा परिवारों में विभाजित कर दिया गया। कितने? 10। लेकिन इसमें एक समस्या है कि इसमें विद्वानों में इसको लेकर, इन 10 भाषा परिवारों को लेकर बहुत ही अधिक मतभेद है। और ये 10 भाषा परिवार की भाषाएं कौन सी है, इनको देख लेते हैं। तो इसमें भारोपी परिवार है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, संस्कृत आदि भाषाएं शामिल है। द्रविड़ परिवार में तमिल, तेलुगु, मलयालम, चीनी तिब्बती में मंदारिन जैसी भाषाएं हैं। और मलय पॉलिनेशियन में इसमें मलय भाषा है और भारतीय राष्ट्रीय भाषाएं हैं। सामी हामी में अरबी, हिब्रू और उत्तर अफ्रीका की भाषाएं हैं, सामी हामी भाषा समूह। ठीक है। और दक्षिणी अफ्रीका की जो भाषा है, दक्षिणी अफ्रीकी भाषा समूह है, उसमें जो है हम देखते हैं बांटू जैसी भाषाएं शामिल हैं। और जापानी कोरियन भाषा समूह है। इसी तरीके से यूरल अल्टाइक भाषा समूह है, जिसमें तुर्की, हंगेरी, फिनिश आदि भाषाएं हैं। और अमेरिकी भाषाएं हैं, जिसमें अमेरिकी भाषा समूह है, जिसमें एस्किमो, एस्टेक आदि भाषाएं शामिल हैं। और इस पर मैंने बताया कि विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। ठीक है। तो इससे आप अपने दिमाग में स्थापित करते चलिए, बनाते चलिए। आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं, ये तो रहा पारिवारिक वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे आकृति मूलक वर्गीकरण की। आकृति मूलक वर्गीकरण भाषाओं का किस प्रकार से किया जाता है। तो एक परिवार की भाषाओं में रचना के समान तत्व मिलते हैं, भिन्न तत्व ही भिन्न परिवार सूचित करते हैं। यानी कि जब समान तत्व हैं तो समान भाषा परिवार, असमान तत्व हैं असमान भाषा परिवार। और इसी संदर्भ में हम भाषाओं को संरचना के आधार पर भी वर्गीकृत कर देते हैं। जैसे हमने परिवार के आधार पर किया, उसी प्रकार जब हम संरचना के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो इसे ही हम आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। और इसमें 2 तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें योगात्मक और अयोगात्मक भाषाएं हैं। अयोगात्मक में चीनी भाषाएं हैं, जिसमें मंदारिन जैसी भाषाएं शामिल हैं। और योगात्मक में अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट 3 समूहों में योगात्मक भाषा समूह को विभाजित किया जाता है। तो इसमें अश्लिष्ट में द्रविड़ और यूरल अल्टाइक भाषाएं हैं। और श्लिष्ट में भारोपी और सामी हामी भाषा परिवार है। और प्रश्लिष्ट में अमेरिकी भाषाएं हैं। और श्लिष्ट में इसको भी हम 2 भागों में बांट देते हैं, जिसमें संश्लिष्ट है, जिसे संस्कृत बोलते हैं, और विश्लिष्ट है, जिसे हिंदी बोलते हैं। ठीक है। सिंथेटिक और एनालिटिक। तो इस प्रकार ये हुआ आकृति मूलक वर्गीकरण। इसमें हम देखते हैं कि जो है ये था आकृति मूलक, और हमने देखा पारिवारिक। और इसके बाद हम देखेंगे ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। ये क्या है? अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा भाषा का तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान। अब देखेंगे ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान वैसे तो एक ही भाषा के इतिहास और उसमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन करता है। यानी कि जब हम ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का अध्ययन कर रहे होंगे तो हमारा फोकस सिर्फ एक ही भाषा पर होगा, उसके इतिहास पर होगा, उसके अतीत पर होगा। हम उसकी जड़ें खोजते हैं ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। जबकि तुलनात्मक में क्या होता है? तुलनात्मक में होता है 2 भाषाओं की तुलना करते हैं। ठीक है। अंतर समझ आया होगा। और इससे मिले तथ्यों का जो हम ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में हम जो अध्ययन करते हैं, उससे जो हमें रिजल्ट मिलता है, उसका प्रयोग हम तुलनात्मक भाषा विज्ञान में करते हैं। हम देख रहे हैं कि दोनों जो अध्ययन है कितने महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक अध्ययन जो है वो तुलनात्मक अध्ययन के लिए कितना ज्यादा उपयोगी साबित होता है। और इस प्रकार जब ये दोनों जो अध्ययन है, ऐतिहासिक और तुलनात्मक, ये मिलते हैं तो इसे मिलाकर तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण नामक समन्वित अध्ययन का क्षेत्र विकसित होता है। यानी कि जब हम ऐतिहासिक और तुलनात्मक दोनों को मिलाकर अध्ययन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण। क्या बोलते हैं? तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऐतिहासिक भाषा विज्ञान अपने में एक उपयोगी अध्ययन क्षेत्र है। विद्वानों ने इसके अनुप्रयोगों की परिकल्पना और भाषा के मूल उत्स तक पहुंचने का प्रयास किया, यानी कि उसकी जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया, जैसा कि मैंने बताया। जैसे कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाएं एक दूसरे की बहनें हैं। तभी हम देख रहे हैं कि पीछे जब हम आकृति मूलक वर्गीकरण कर रहे थे, जब पारिवारिक वर्गीकरण हमने किया, तो वहां पे हमने देखा कि इनको हमने भारोपी भाषा परिवार में संस्कृत और यूरोपियन भाषाओं को एक साथ रखा था, क्योंकि इनकी जड़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जाकर अंत में एक हो गई, यानी कि पहले अतीत में कहीं एक ही थी और वहीं से विकसित होकर भाषाएं बनी। और भाषा में जब ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का अध्ययन होता है तो उसमें समय के साथ भाषा में परिवर्तन होता रहता है। तो भाषा में कई तरीके से परिवर्तन होता है, जैसे ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन। जब हम ध्वनि परिवर्तन की बात करते हैं तो इसमें मल्जर होता है, जैसे सा और सा, इन दोनों का उच्चारण अब हम देखते हैं तो एक समान हो गया है ना। और विच्छेद होता है, जैसे डा से रा का विकास हुआ और अंगा का विकास हुआ। आगम यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें शब्द के आदि, मध्य या अंत में स्वर या व्यंजन का आगम होता है। जैसे स्टेशन, स्टेशन इंग्लिश का शब्द है और हिंदी में बोलते हैं स्टेशन। क्या बोलते हैं? स्टेशन। क्या कर रहे हैं, आगे या पीछे कुछ जुड़ जा रहा है। जैसे शर्म, शर्म तो शरम। इस तरीके से परिवर्तन हमें दिखाई देता है और लोप हो जाता है। जैसे अंग्रेजी में है कमांड, इंग्लिश में क्या? कमांड, और हिंदी में बोलते हैं कमान। क्या बोलते हैं? कमान। डा का लोप हो गया, तो इस तरीके से लोप भी हो जाता है भाषाओं का, शब्दों का। और विपर्यय क्या होता है? ट्रांसपोजिशन जिसे बोलते हैं हम। तो विपर्यय क्या है? जैसे लखनऊ, तो हम इसे क्या पढ़ दिए? नखलऊ। पागल, पगला, ये क्या है? ये विपर्यय। ठीक है, तो इसी तरीके से परिवर्तन होता है भाषा की ध्वनि। जब हम ऐतिहासिक भाषा विज्ञान पढ़ते हैं तो ये परिवर्तन हमें दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अर्थ परिवर्तन की बात करते हैं। तो जब हम अर्थ परिवर्तन की बात करते हैं तो पहले एक शब्द हमें देखने को मिलता था, पुंगव। क्या? पुंगव। पुंगव में होता था पंडित, ज्ञानी। लेकिन आज के संदर्भ में इसी का परिवर्तित रूप बन गया है पोंगा, जिसका अर्थ प्राचीन काल में होता था पंडित, उसी का अर्थ आज मजाकिया अंदाज में होता है, यानी कि जो बहुत ज्यादा लालची टाइप का अविवेकी इंसान है उसे पोंगा बोला जाता है ना। बोलते हैं पोंगा पंडित है ना, अविवेकी है, अज्ञानी है। लेकिन एक समय इसी पोंगा का थोड़ा सा परिवर्तित रूप था पुंगव, जिसका अर्थ होता था ज्ञानी। ठीक है, तो इस तरीके से भाषा के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन कई प्रकार से होता है, जैसे अर्थ का विस्तार हो गया। जैसे पहले तेल का अर्थ होता था, क्या होता था? तिल से प्राप्त तेल। लेकिन आज तेल के संदर्भ में हम हर प्रकार के तेल के लिए तेल का उपयोग करते हैं, चाहे मिट्टी का तेल हो, केरोसिन हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे रिफाइंड ऑयल हो, सबके लिए हम तेल का प्रयोग करते हैं। क्या हुआ? अर्थ का विस्तार हो गया। और अर्थ संकोच की जब हम बात करते हैं, यानी कि अर्थ जो है जब संकुचित हो जाता है तब क्या होता है? तो जैसे पहले संस्कृत में एक शब्द देखते थे मृग, आज भी देखते हैं मृग। मृग का मतलब होता था प्राणी, पहले होता था प्राणी, लेकिन अब मृग का मतलब क्या हो गया? हिरण। और इसी संदर्भ में शेर को क्या बोलते हैं? मृगराज। ठीक है, और अर्थादेश यानी कि अर्थ का बदल जाना, अर्थ का परिवर्तित हो जाना। पहले जैसे दुहिता का मतलब होता था गाय को दुहने वाली, गाय का दूध निकालने वाली, लेकिन आज दुहिता का अर्थ परिवर्तित होकर क्या हो चुका है? पुत्री। तो इसी तरीके से अर्थ परिवर्तन हो गया। इसी तरीके से संरचना परिवर्तन भी होता है। और आगे हम इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे संरचनात्मक भाषा विज्ञान पर। उस पर हम बात करेंगे आगे अगले वीडियोस के अंदर। आशा करता हूँ यहाँ से आपने तुलनात्मक भाषा विज्ञान और ऐतिहासिक भाषा विज्ञान बेहतर तरीके से समझा होगा। एक बार आप अपनी पुस्तक उठाकर खुद से भी जब अध्ययन करेंगे तो और विस्तृत समझ इस पर आप बना पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज के अंदर। वीडियोज हेल्पफुल रहते हैं तो
लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाते चलिए ताकि वो लोग भी इससे जुड़ सकें और इस रविवार की प्रत्येक रविवार की कक्षा का आनंद ले सकें, इससे कुछ उन्हें भी लाभ मिल सके। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं कोशिश करूंगा इसे और बेहतर बनाने की, और आप अपना फीडबैक देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम और इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।